स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम अपनी चौपाल के लास्ट एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हम ये सोचकर चले थे कि आपके सामने कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आएंगे, ऐसी कहानियां लेकर आएंगे, जीती जागती कहानियां, जो आपको ये बताएंगी कि किस तरह उन्होंने इस कठिन समय को, कठिन परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और कैसे सकारात्मकता के साथ इस पूरे वक्त का उन्होंने वक्त को उन्होंने अपने फेवर में उसे तब्दील कर दिया। तो हमने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनी, इतना अच्छा हमारा सफर रहा। इस पहले सीजन का आज हमारा आखिरी जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है महात्मा गांधी को, क्योंकि कल ही गांधी जयंती थी। और गांधी जयंती इस टाइम पे हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि हमारे साथ आज इस एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं आर के पालीवाल सर, वो आज की तारीख में गांधीयन फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि इससे बेहतर हम इस सीजन को शायद खत्म नहीं कर सकते थे, इसको हम एक कंप्लीट नहीं मान सकते थे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी भी हैं। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू शर्बानी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस इवेंट में जुड़ पा रहा हूं और खासकर पालीवाल सर को सुनने के लिए मैं लाइव यहाँ पे मौजूद हूँ, इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग। जी सिद्धार्थ, आप यहाँ पे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप थोड़ा हमारे दर्शकों को आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताएं। और ओवर टू यू, मैं चाहती हूँ थोड़ा आप उन्हें एड्रेस करें। नहीं, हम आईसेक के बारे में तो बात करते ही रहते हैं। आज का जो मौका है वो पालीवाल सर को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही सुखद एक कोइंसिडेंस है कि आज हम लोग इस सीजन का जो फिनाले है वो सबसे पहले तो पालीवाल सर जैसे वक्ता के साथ हम फिनाले कर रहे हैं, और दूसरी आपने जैसा बताया कल ही गांधी जयंती थी और आज पालीवाल सर का हमारे साथ होना एक बहुत ही प्लेजेंट कोइंसिडेंस है और हम लोग उसके लिए बहुत बहुत खुश हैं। मैं पालीवाल सर के बारे में कुछ एक फॉर्मल उनको मैं इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूंगा बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पालीवाल सर। जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे, पालीवाल सर एक सौम्य और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। जो लोग उनको सुन चुके हैं या देख चुके हैं पहले, वे 1986 बैच के IRS ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हें देश भर में सामाजिक सरोकार और लेखन के लिए भी जाना जाता है और लगभग सभी विधाओं में पारंगत डॉक्टर पालीवाल जी को उपन्यास, कहानियां, काव्य संग्रह, नाटक, कविताएं, गजल आदि और साक्षात्कार लिखने में विशेष रुचि है। 12 से अधिक पुस्तकों को पालीवाल जी लिख चुके हैं और खासकर महात्मा गांधी जी का जो पूरे जीवन का सार है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो वैल्यूज हैं, वो पालीवाल सर ने आत्मसात भी किए हैं और युवाओं को उस तक जोड़ने के लिए वो हर संभव प्रयास करते भी रहे हैं। खासकर उनकी पिछले वर्ष आई गांधी और कस्तूरबा के जो चार्जशीट वाली जो पुस्तक है, उस पर काफी चर्चा हुई और एक तरीके का नया प्रयोग हिंदी साहित्य में उस किताब ने किया और उस पर भी शायद हम लोग आज चर्चा कर पाएंगे। मैं चर्चा आरंभ करने से पहले सिर्फ मेरे तरफ से मेरे दिमाग में जो सवाल हैं उनको रखते हुए पालीवाल सर को आमंत्रित करूंगा। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे कोविड के बाद हमने क्या क्या पॉजिटिव स्टोरीज हमारे समाज में देखने को मिली हैं उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, पर हम गांधी जी के बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ एक दो चीजें मुझे लगता है, एक तो आज के समय में गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है और कैसे हम उनके वैल्यूज और उनकी टीचिंग से लेसन्स ले सकते हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स एक ये कौतूहल का विषय है कि आज जो कोविड पैंडेमिक है एक तरीके से बड़ा चिंता का विषय है, तो गांधी जी अगर होते तो इस सिचुएशन में क्या करते, उनका क्या आह्वान रहता। और तीसरा, जो मिलेनियल्स हैं, जो पूरी एक जनरेशन, भारत एक युवा देश है, बहुत सारे लोग मिलेनियल्स हैं जो 2000 बाद जन्मे हैं,
जिनका स्वतंत्रता संग्राम से बहुत बड़ा एक डिस्टेंस लगता है, लगभग 60 वर्षों तक का डिस्टेंस है, उनको उनके लिए गांधी जी को रेलेवेंट बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां भी जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल आइकन हैं उनसे सीख पाएं। तो ये मेरे कुछ मेरी तरफ से भी पॉइंटर्स या सवाल रहेंगे, और मैं पालीवाल सर को बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इन चीजों पे और कोविड के बाद की दुनिया पे उनकी क्या नजरिया था, क्या उन्होंने किया, इस पे हम सबसे रूबरू हो। पालीवाल सर। धन्यवाद डॉक्टर दीपक मोतवानी, सरबानी and Siddharth and all others who are listening today this program. आपने काफी क्वेश्चन बम्बार्ड कर दिया है मुझे, और ये सब इतने बड़े क्वेश्चन हैं कि लगता है एक वेबिनार एक क्वेश्चन के ऊपर किया जाएगा। शुरुआत करने से पहले एक तो थोड़ा मैं ये बताऊंगा कि आप लोग मुझे कोई लिंक दीजिएगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिन में कई वेबिनार इन अलग अलग विषयों पे मैं कर चुका हूँ। इसीलिए मैं डॉक्टर दीपक से भी बोल रहा था कि अगर आप मुझे पहले से कुछ थोड़ा सा बता देंगे तो किसी एक मुद्दे पे उसको रखेंगे, क्योंकि गांधी का जो व्यक्तित्व है वो इतना विराट है, उसको हम एक वेबिनार में, या मैं तो कहूँ कि उसको 10 वेबिनार में भी समेटना बहुत मुश्किल होता है। कारण ये है कि गांधी, कह रहे हैं कि हाँ, यस गुड, जी सर। हाँ, तो कुछ कहना था आपको? हम समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल, मैं ये कह रही थी सर, बिल्कुल समझ रहे हैं कि बिल्कुल संभव नहीं है। उनका व्यक्तित्व ही इतना, उनका ऑरा ऐसा रहा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि उसको एक वेबिनार में समेट पाना जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप शुरुआत इससे करें कि कोविड का जो दौर आया तो उसमें आपके जीवन में कैसे बदलाव आए, आपने, क्योंकि आप गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं इतना रिलीजियसली, उसने कैसे हेल्प किया आपको, और किस तरह आपने इस दौर को जो आपने एक अलग नजरिए से देखा तो वो कैसे किया। हम सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस के साथ ये शुरू करें। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पूरे गांधी को भी समेटने की कोशिश करेंगे इस एक वेबिनार में, फिर बाकी कुछ बचेगा तो उसको कभी बाद में कर सकते हैं। और मैं कुछ रेफरेंस आप लोगों को दूंगा, क्योंकि गांधी को समझना है तो वो मेरे से सुन के या किसी गांधीवादी से सुन के आप गांधी को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गांधी ने जितना बोला अपने जीवन में और जितना लिखा, उसके ऊपर लगभग 100 खंडों का, यानी कि 100 किताबों का गांधी वाङ्मय है। और ये गांधी वाङ्मय भारत सरकार ने मुफ्त में डाउनलोड सुविधा दिया हुआ है, तो जो पढ़ना चाहें, वो पूरा गांधी समझना चाहें, तो उनके लिए तो गांधी वाङ्मय है। दूसरा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि 4 किताबें मैं आप सबको बताऊंगा, युवाओं को, क्योंकि उनको तो अपना कोर्स का भी पढ़ना होता है एंड कॉम्पिटिटिव तैयारी भी करनी होती है, तो मैं उनकी भी लिमिटेशन समझता हूं। तो वो गांधी की कुछ लिखी हुई 3-4 किताबें अगर पढ़ लेंगे तो मुझे लगेगा कि उनके काम चलाओ गांधी वो समझ लेंगे। और उसके ज्यादा उनको गांधी समझना है तो फिर उनको कुछ गांधी के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि गांधी कहते थे कि प्रवचन में मैं विश्वास नहीं रखता, मेरा विश्वास है आचरण में। मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करूं वो मेरे विचार से तारतम्य रखे। सो ये गांधी है। तो शुरुआत करते हैं कि गांधी को समझने के लिए जो 4 किताबें। सबसे पहले तो गांधी की आप जो शुरुआती जीवनी है उनकी, सत्य के प्रयोग, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। ये देश और दुनिया की हर भाषा में ये किताब उपलब्ध है, और हमको लगता है कि पिछले 100 साल की बेस्ट सेलर ये किताब है। और इसको कोई अभी तक दूसरी किताब विश्व की, भारत की नहीं, भले ही बहुत लोग क्लेम करते हैं कि आई एम बेस्ट सेलर, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि अकेली एक बंबई की एक दुकान, गांधी बुक डिपो, वो अकेले 1 साल में करीब 20,000 सत्य के प्रयोग बेचती है, एक दुकान। अरे बाप रे, वाह। और ये वो पिछले 50 साल से कर रही है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो बेस्ट सेलर अपने आप को कहते हैं, शायद उनकी 20,000 कॉपी
पूरी दुनिया में नहीं दिखती और वो बेस्ट सेलर बन जाते हैं। सही है। तो ये जो सत्य के प्रयोग और अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये जरूर पढ़िए, क्योंकि इसको गांधी ने खुद लिखा है और उन्होंने अपने बचपन में वो किस तरह से एक बिल्कुल साधारण बालक की तरह, जैसे मैं लोगों से कहता हूँ, युवाओं से, क्योंकि सिद्धार्थ ने कहा कि युवाओं के बारे में भी थोड़ा हम उनको कैसे जोड़ें गांधी से। तो गांधी को अगर बचपन हम देखते हैं, आप लोग खुद पढ़ेंगे सत्य के प्रयोग में, गांधी बचपन में कोई चमत्कारिक बालक नहीं थे। अक्सर होता क्या है कि कोई भी जो बड़ा आदमी बनता है, विभूति बनता है, उसके साथ दुनिया कुछ ऐसे चमत्कार जोड़ने की कोशिश करती है। अरे ये तो जब बच्चे थे, बिल्कुल 1 साल के बच्चे थे, इन्होंने पहला शब्द ये बोला, और इन्होंने सबसे पहले जब ये 3 साल के थे तो एक कविता लिख दिया, एंड ऑल दैट, लाइक दैट। तो गांधी जी ने खुद लिखा है कि चमत्कार तो छोड़िए, मैं पढ़ने में भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, क्लास में टॉप नहीं करता था, कभी कभी नंबर भी कम आए हैं मेरे, और जहां तक उनका फिजिकल बॉडी का सवाल है, वो खुद लिखते हैं कि मैं बहुत कमजोर दुबला पतला था, मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता था। तो आप देखिए कितने आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे जो बचपन में गांधी से बेहतर रहे होंगे इंटेलिजेंस के मामले में, और साथ साथ वो डरते भी नहीं होंगे उस तरह से अंधेरे में जाने में। कुछ तो बच्चे बड़े डेयर डेविल होते हैं एंड एडवेंचरस ट्रिप पे जाते हैं। आज के बच्चे शरीर सौष्ठव पर भी काफी काम करते हैं आजकल के बच्चे। जिम में जाना शुरू करते हैं, वेरी करेक्टली। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कुछ गांधीवादी आपको ये भी कह के भ्रमित करेंगे कि अरे गांधी जैसा कोई नहीं हो सकता, वो गांधी तो अकेले हुए, वो तो चमत्कारिक थे उनका। तो मैं ये कहता हूं कि वो गांधीवादी झूठ बोल रहा है, और ये मैं किसी के भी सामने कह सकता हूं। मैंने कई गांधीवादियों को कहा है कि आप क्योंकि गांधी जैसा बनना नहीं चाहते, उसके लिए आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस मेहनत से आप बचना चाहते हैं। तो बजाय आप 100 काम करने के, अच्छे काम करने के, एक बहाना ढूंढ लीजिए कि हम गांधी नहीं बन सकते, कोई भी गांधी नहीं बन सकता। मैं उल्टा कहता हूं कि कोई भी गांधी बन सकता है, और उससे आगे कहता हूं कोई भी गांधी से ज्यादा बन सकता है, क्योंकि गांधी भी तो एक बहुत साधारण मोहनदास से महात्मा बने। उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई कि जर्नी ऑफ मोहन टू बिकमिंग महात्मा। एक गिरिराज किशोर, हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार, अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई। उन्होंने पहला गिरमिटिया उपन्यास इसी पे लिखा कि जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जाते हैं, उनके अंदर कोई देशभक्ति की भावना नहीं थी। ये मैं, आप इसको लिख सकते हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो केवल और केवल अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे, क्योंकि घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जी हाँ। घर के फर्नीचर बेच के आपने सुना होगा कि वो लंदन किसी तरह से पढ़ाई करने गए, और लंदन पढ़ाई करने के पीछे उनके भाई का केवल ये कहना था कि वहां से आके आपकी अच्छी वकालत चलेगी तो घर की हालत अच्छी हो जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका भी वो केवल, जैसे बहुत से बच्चे आज भी जाते हैं, कोई कनाडा जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई कहीं जाता है, तो वो वहां कोई सेवा करने नहीं जाता, ना देश की ना कनाडा की, वो अपनी और अपने परिवार की सेवा के लिए जाता है। तो गांधी भी ऐसे ही गए थे, लेकिन वहां कुछ परिस्थितियां उनको ऐसी हुई कि रंग भेद वहां उन्होंने देखा कि जो भारत के लोग हैं उनको अंग्रेज लोग किस तरह से मिसट्रीट करते हैं। भारत में भी करते थे, बट भारत से बुरी तरह वहां करते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जितने भी लोग भारत के गए थे, अभी तो आजकल तो अमीर घरों के बच्चे जाते हैं ज्यादा पैसा कमाने, उस समय बहुत गरीब जिनके पास घर में खाने को नहीं था, वो दक्षिण अफ्रीका वो लोग गए थे। बिहार, यूपी, तमिलनाडु के मजदूर लोग थे, और उनको कुली बोला जाता था। अब देखिए कुली की हैसियत क्या होती है, और उनके लिए एक परमिट दिया जाता है कि आपको परमिट दिया गया है कि मजदूरी करके आप वहां जा रहे हैं। और उस परमिट का, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो परमिट भी इनको स्पेलिंग नहीं आती थी परमिट बोलना, तो धीरे धीरे परमिट को ये लोग गिरमिट बोलने लगे।
परमिट शब्द भूल गए और गिरमिट कहने लगे। और बाद में ये हुआ कि जो लोग परमिट से आए, यानी कि जो लोग गिरमिट से आए, उनको वहां पे आपस में वो गिरमिटिया बोलने लगे। इसलिए गिरिराज किशोर ने पहले उपन्यास का नाम पहला गिरमिटिया लिखा। सर ये बहुत ही रोचक तथ्य है। मतलब ये तो मैंने उपन्यास देखा है कुछ, मतलब मैंने पढ़ा भी है थोड़ा, पर ये मुझे उसका सोर्स मालूम ही नहीं था कि ये सोर्स है उसके। आप देखिए कैसे कैसे भाषा बिगड़ती है। जैसे पुराने जमाने के लोग लखनऊ को लखनऊ नहीं कहते, नखलऊ कहते हैं, लिखते भी नखलऊ हैं, लखनऊ नहीं बोलते। सो ऐसे ही परमिट गिरमिट हुआ, और जो परमिटिया थे, जिनको परमिट से आए तो परमिटिया हुआ, है ना। जैसे पूरब से आया पूरबिया, तो परमिट के थ्रू आया तो परमिटिया हुआ, और अगर परमिट गिरमिट बन गया तो गिरमिटिया हुआ। तो गिरिराज किशोर ने पहला गिरमिटिया कहा कि गांधी पहले ऐसे गिरमिटिया थे जिन्होंने लोगों में चेतना जगाई, तो इसलिए उन्होंने, जैसे राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बोलते हैं, तो गांधी को सम्मान देने के लिए गिरिराज किशोर ने पहला गिरमिटिया उनको कहा, गांधी को। तो ये उपन्यास का टाइटल भी वहां से आया। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि गिरिराज किशोर मेरे बहुत अच्छे अग्रज मित्र थे, और इस पे हमारी बहुत चर्चा इन चीजों पे होती थी। तो मैंने भी उनसे पूछा था कि ये गिरमिटिया शब्द कहाँ से, क्योंकि हिंदी में तो हमने कभी नहीं पढ़ा इस शब्द को। तब उन्होंने बताया कि पालीवाल जी, हिंदी में ये शब्द है ही नहीं। मैं भी जब दक्षिण अफ्रीका गया इस उपन्यास को लिखने, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये गिरमिटिया कैसे बना, गिरमिट कैसे बना। तो सर देखिए, यही सबसे खास बात है, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन यही सबसे खास बात है कि ये सब जानकारी हमें किताबों में नहीं मिलेगी, ये हमें आप ही से मिल सकती है। तो नहीं मिलेगी, बहुत ये जो स्टूडेंट है, भूमिका में नहीं लिखा है, स्टूडेंट्स के लिए ये नई बात रहेगी हमेशा। ये हमारे लिए भी बहुत नई बात थी, हमें एक बहुत रोचक सी बात पता चली आज की। ये भी कुछ ऐसा भी शब्द भी क्यों और कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, तो बहुत ही मजेदार कहानी है। कुछ ऐसी परिस्थितियां गांधी को लगी कि जब गांधी वहां पे जा रहे थे, वो सबसे पहले वो एक मुकदमा लड़ने जब कोर्ट में गए, तो जज ने कहा कि आपकी ये पगड़ी वगड़ी, ये भाषा, यहाँ ये वेशभूषा नहीं चलेगी, आप इसको उतार के बाहर जाइए। तो गांधी को बहुत बुरा लगा कि भाई मतलब मेरी वेशभूषा भी नहीं चलेगी, ये तो कोई बात नहीं हुआ इनका। तो गांधी ने उसका विरोध किया। उन्होंने वहां के अखबारों के एडिटर्स के नाम चिट्ठी लिखी। तो उससे धीरे धीरे लोगों को गांधी के बारे में लगा, भारत के लोगों को, जो दक्षिण अफ्रीका में थे गिरमिटिया लोग, कि ये कुछ अलग तरह का भारत वाला आया है। बाकी लोग तो सब जो जज कहता है, डांटता है, सब चुप होके सहन कर लेते हैं। फिर ऐसे ही एक वाकया ये हुआ कि एक तमिल के सज्जन वहां पे थे, वो मजदूर थे, किसी के घर में नौकरी करते थे, ऐसे ही झाड़ू पोछा करने का काम एंड ऑल दैट। तो किसी छोटी सी गलती पे उस गोरे ने उसको इतना पीटा कि उसके 2-3 दांत तक टूट गए। और वहां ये था कि भारत का आदमी, अंग्रेज को पीटने का भी अधिकार था उसको, कि अगर गलत काम करेगा तो पीटिए, और वो FIR नहीं लॉन्च कर सकता था। तो गांधी ने इसका विरोध किया, और उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि उसका इलाज कराया सबसे पहले तो उस दक्षिण भारतीय युवक का, और वहां पे इस मुद्दे को लिया कि भाई ये तो बहुत जुल्म है इस तरह का। तो ऐसे धीरे धीरे कई चीजें आई, और जो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा गांधी के सामने आया वो ये हुआ कि वहां पे उन लोगों ने एक ऐसा कानून पास किया कि जिसने चर्च में जिसने शादी की है, या जिसने भी कोर्ट मैरिज की है, केवल वो मैरिज मान्य रहेंगी। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, किसी भी और तरीके से जो शादी होगी वो अवैध माना जाएगा। तो गांधी जी को लगा कि इसका मतलब गांधी और कस्तूरबा की शादी भी अवैध हो गई। तो ऐसे जो लाखों भारतीय थे, सबको, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियंस को छोड़ के बाकी सबको ये हुआ कि सब अवैध शादियां हैं। अवैध शादियां हैं तो बच्चे भी उनके वैध नहीं होंगे। तो इसको लेके तो गांधी ने कस्तूरबा से भी कहा कि भाई देखो, इसमें तो बराबर का तुम्हारा भी मामला है, अब तुम भी मुझे अपना पति नहीं कह पाओगी और मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं कह पाऊंगा, तो इसमें तो तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो ये पहला मौका था जब कस्तूरबा भी पहली बार जेल में गई दक्षिण अफ्रीका। बहुत से लोग नहीं जानते, सब लोग कहते हैं कि कस्तूरबा जी तो गांधी की पत्नी थी। बहुत से पढ़े लिखे प्रोफेसर से भी मैंने पूछा कि कस्तूरबा जी के बारे में आप कितना जानते हैं,
उन्होंने कहा गांधी जी की पत्नी थी, उनके साथ रहती थी बस। जबकि वो भी उतनी ही स्वाधीनता सेनानी थी कस्तूरबा गांधी जितने गांधी या और दूसरे नेता थे। और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि दक्षिण अफ्रीका में जेल जाने के बाद भारत में भी वो 5 बार जेल गई आजादी की लड़ाई के लिए। और गांधी की जो जयंती 150 बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं लोगों के। तो गांधी की जो 150वीं जयंती जोर शोर से मनाई गई, इसमें बहुत से लोग ये भूल गए कि गांधी और कस्तूरबा दोनों की 150वीं जयंती थी, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ। और इसलिए हम लोगों ने पूरे साल इसको बापू 150 कहा। हमने कहीं ये नहीं कहा कि गांधी की 150वीं जयंती, ये बापू 150वीं जयंती मनाई गई। तो ये भी बहुत सी गलती हमारे लोगों ने की कि उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाते हुए उनका कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाली, जेल जाने वाली पत्नी को भूल गए हम लोग। तो इस गलती को भी सब लोगों को सुधार करना चाहिए। और मैं सबसे कह रहा हूं कि भूल सुधार का यही तरीका है कि अगला 1 साल कस्तूरबा जी को समर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके बारे में बातचीत ही बहुत कम होती है। और उनके बारे में लोगों को इसलिए पता कम चल पाता है। बिल्कुल, बहुत लोगों ने इसको माना भी है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको वापस बिल्कुल, यहाँ तो भोपाल में बहुत बापू का बहुत ज्यादा बड़ा वो समारोह भी किया गया और मैंने देखा काफी यंगस्टर्स भी उससे जुड़े। बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा वो लोगों को पता चलने के लिए। इसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि जब 150वीं जयंती शुरू हुई थी तब मैं भोपाल में था। तब हम भोपाल में थे और भोपाल में हम लोगों ने तय किया था कि गांधी भवन भोपाल से बापू 150 चलाएंगे। तो मध्य प्रदेश मैंने वो थोड़ा प्रोग्राम अटेंड किया था, तो मुझे पता है कि वेरी गुड। तो ये बात रही। तो सर, अब थोड़ा सा हम आपको इससे अलग लाते हुए हम चाहते हैं कि थोड़ा ये हम आज के दौर पे आ जाएं और आप हमें ये बताएं कि आपके लिए ये दौर कैसा रहा। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके निजी जीवन में आपको, क्योंकि आप हमेशा से ही उस चीज को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकियों से आसानी नहीं होगी, लेकिन दूसरों को किस तरह से मोटिवेट किया, और थोड़ी सी हम आपकी कहानी भी जानना चाहेंगे। ये कोरोना पीरियड की है ना? कोरोना पीरियड की। जी बिल्कुल सर। जी हाँ। देखिए, कोरोना का लॉकडाउन आम आदमी के लिए तो बहुत लंबा लॉकडाउन हुआ। अभी भी आंशिक रूप से लॉकडाउन है, पूरा अभी भी नहीं खुला है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा लॉकडाउन केवल 1.5 महीना रहा, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिस खुल गए थे। तो 7 मई से हमारा लॉकडाउन, व्यक्तिगत लॉकडाउन खत्म हो गया था, क्योंकि हमको तो लगातार ऑफिस जाना रहा उस दौरान भी। लेकिन पहला 1.5 महीना हमारे लिए भी लॉकडाउन था, क्योंकि तब सभी सरकारी कार्यालय भी बंद थे, ऑफिस भी नहीं खुले थे। मैं सही बताऊं कि मुझको तो ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ये पीरियड मिला। उसके 2 कारण रहे। एक तो हमको तो इतना फुर्सत ही नहीं मिलता कभी कि हम तो समय को चुराते हैं, सैटरडे संडे या फिर शाम को 8 बजे के बाद, सुबह 9 बजे से पहले। मुझे तो कभी ध्यान नहीं आता कि 1.5 महीना लगातार मुझे ऑफिस ना जाना पड़ा हो और भी कोई काम ना करना पड़ा हो, कहीं टूर भी नहीं करना पड़ा हो, घर में 24 आवर मुझे रहना पड़ा हो। तो उस समय बहुत शुरू में हमने तय कर लिया था, जैसे ही पहला लॉकडाउन 15 दिन का शुरू हुआ था, आई थिंक पहला 15 दिन का था ना शुरू में, तो 15 दिन में हमने 2 चीजें तय की कि एक तो हम अपने लिए कुछ एक कार्यक्रम बनाएं, कुछ योजना बनाएं कि हम क्या करेंगे लॉकडाउन में अपने लिए। क्योंकि एक दिन आप सो सकते हैं, दिन में 2 दिन सो सकते हैं, तीसरे दिन आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। तो एक तो ये था। दूसरा ये भी मन में था कि सिद्धार्थ ने कहा गांधी होते तो क्या करते। मैं तो हर समय, शायद हर दिन ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, कोई भी समस्या आती है, वो सामाजिक है या ऑफिस की है या
किसी भी तरह की है। तो मुझे लगता है कि गांधी होते तो इस समस्या का समाधान कैसे करते। तो ये भी मेरे ध्यान में आया कि गांधी होते तो लॉकडाउन में क्या करते। तो मैं फिर दक्षिण अफ्रीका ले जाऊंगा आप लोगों को। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब महामारी फैली थी वहां भी, डरबन में, जोहान्सबर्ग में प्लेग फैला था बहुत भयंकर। ये 1894-95 या समथिंग 2000 से पहले, 1900 से पहले पहले की बात है। तो गांधी ने सबसे पहले ये किया कि वो हाथ में झाड़ू लेके, और जो भारतीयों की बस्ती थी, क्योंकि मैंने बताया सब मजदूर लोग थे और झुग्गी बस्तियों में रहते थे दक्षिण अफ्रीका में भी, जिसमें हवा भी ठीक से नहीं आती थी, तो सबसे ज्यादा वही दिक्कत हो रही थी। जैसे अभी भी क्या हुआ है, जो बड़े शहरों की झुग्गी बस्तियां हैं, आप सुन रहे होंगे ना, बंबई में सबसे ज्यादा बुरी हालत हुई। तो बंबई की धारावी, गोवंडी, ये सब झुग्गी बस्तियां हैं। ऐसे ही पुणे की झुग्गी बस्तियां, हमने हैदराबाद में की झुग्गी बस्तियों को देखा। भोपाल में भी मुझे समाचार हमारे साथी भोपाल से दे रहे थे कि यहाँ भी झुग्गी बस्तियों में बुरी स्थिति है। तो दूसरा ध्यान ये आया कि जिन लोगों की हालत बहुत खराब है, एक तो जो डेली जिनकी रोजी रोटी है, जो दैनिक मजदूर हैं, उनको बहुत समस्या आ रही है कि खाना कैसे खाएंगे, उनके पास मास्क कहाँ से आएंगे, सैनिटाइजर कहाँ से आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग तो संभव ही नहीं है। एक छोटे से पॉलीथीन के घर में 5-6 लोग रहते हैं, तो वो 6 फीट की दूरी वो संभव नहीं है उनके लिए। तो उनका बचाव कैसे होगा। तो ये सारी चीजें गांधी होते तो क्या करते। तो इसमें हमने 2 मापदंड तय किए। एक अपने व्यक्तिगत उसके लिए कि हम अपने इस 24/7 जो समय मिल रहा है लॉकडाउन का, इसमें क्या करेंगे अपने लिए, और दूसरा इस समाज के लिए जिसके लिए गांधी काम करते थे, जिसको हम वंचित समाज बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे। पहले अपने से शुरुआत करते हैं। गांधी वांग में तो हमने लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, वो 100 खंड जो उसके हैं, क्योंकि उसके बाद ही एक किताब हमने लिखी है। और अगर गांधी को समग्रता में पढ़ना है युवाओं को जिनके पास समय कम है, तो मेरी वो जो किताब है गांधी जीवन और विचार, इसको छोटे छोटे 125 एपिसोड गांधी के जन्म से लेके उनकी हत्या तक, तो ये समग्र गांधी 150 पेज की किताब में और एक एक एपिसोड में है। तो उसका कोई भी एपिसोड आप इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हैं, वो ऐसे लिखी गई है। और जो किताब नहीं खरीदना चाहते उनके लिए मेरे फेसबुक पे वो सीरीज के रूप में भी उपलब्ध है, तो फ्री वाले भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। तो हमने सोचा कि गांधी की तरह इस देश में अंबेडकर ने भी बहुत काम किया है, डॉक्टर अंबेडकर ने, और उन्होंने भी बहुत लिखा, क्योंकि संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको अंबेडकर वाङ्मय को इस दौरान पढ़ें। 45 दिन हमारे पास हैं, तो 40 किताबें अंबेडकर वाङ्मय की पढ़ना शुरू करते हैं लॉकडाउन में। और लकीली लॉकडाउन की वजह से मैं अंबेडकर वाङ्मय को पढ़ पाया। तो मेरे लिए ये व्यक्तिगत उपलब्धि है। और मैंने केवल पढ़ा नहीं, जैसे गांधी वाङ्मय पढ़ने के बाद गांधी जीवन और विचार लिखा, तो पिछले 6 महीने में उसी तरह से मैंने अंबेडकर जीवन और विचार भी एक सीरीज के रूप में लिखा। और ये भी करीब 300 पेज की किताब इस बीच में तैयार हो गई। वो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में दिल्ली के एक प्रकाशन से वो निकलने जा रही है, वो किताब भी आ जाएगी। तो उसको भी जिनको फ्री में पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे फेसबुक की सीरीज में वो 100 एपिसोड में लिखा है उसको। और ये एपिसोड लॉकडाउन पीरियड में कंटिन्यूअस लिखे गए हैं, एवरी डे 1 एपिसोड। तो आपको अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ेगा, सीरीज से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये 100 दिन का काम था मेरे लिए, 100 एपिसोड 100 डेज। तो मुझे लगता है कि अपने लिए तो बहुत इतना हो गया कि जो काम मैं पिछले 40 साल में नहीं कर पाया, पढ़ पाया जिस चीज को, तो वो लॉकडाउन में मैं उसको पढ़ पाया। और मैं सही बताऊं, मुझे पता नहीं चला कि ये लॉकडाउन 5-6 महीना कैसे बीत गया। मैं तो पहले से ज्यादा व्यस्त रहा।
बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, हमको तो बहुत बोरियत हो रही है। तो मैं उनको समझाता था, मैं लिखता था फेसबुक पे भी कि बोरियत दूर करने के ये 5-6 मैं आपको रचनात्मक काम बताता हूँ, तो आपको बोरियत नहीं होगी। तो जिन लोगों ने वो सलाह मानी, अच्छी बात है, उनको बोरियत शायद कम हुई होगी या नहीं हुई होगी। अब दूसरा आता है कि अपने लिए तो हमने ये किया, तो कहावत है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए। और गांधी तो कहते थे कि मेरा जीवन तो पूरे देशवासियों के लिए है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जिस दिन मेरा देश मजबूत हो जाएगा उस दिन मैं पूरे विश्व के लिए काम करूंगा, तो मेरा तो खत्म नहीं होगा। और जब पूरी मनुष्यता का काम हो जाएगा, मैं जानवरों के लिए काम करूंगा, मैं पेड़ पौधों के लिए काम करूंगा। तो उस गांधी से हमने इतना तो सीखा है कि केवल अपने लिए ही नहीं, हमारे आसपास जो घट रहा है दूसरों के लिए करना है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो जब लॉकडाउन से पहले लास्ट ईयर भोपाल से हम प्रमोशन पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना गए थे, वहाँ भी हमने एक आदिवासी गांव हम लोगों ने यहाँ एडॉप्ट किया था मध्य प्रदेश में। ऐसे ही हमने वहाँ भी लास्ट ईयर जून में एक गरीब गांव एडॉप्ट किया था, गोंगलुरु। तो गोंगलुरु में बहुत अच्छा ये हुआ कि लॉकडाउन से पहले महिलाओं का एक बहुत अच्छा जागृत समूह वहां तैयार हुआ। ये समूह पहले से था, लेकिन ये इनएक्टिव पड़ा था पिछले 5 साल से। तो लकीली वहां पे गांव की सरपंच भी महिला थी। उनके माध्यम से हमने इस समूह को एक्टिवेट किया, और उनको जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे एक ग्रुप से हमको मालूम पड़ा, बॉम्बे के ग्रुप से, कि वो लोग मास्क बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो उनसे हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग ये गोंगलुरु की महिलाओं को दिलवाई। और मजे की बात कि गांव की महिलाओं ने ऑनलाइन, उनको सिलाई मशीन सबके पास थी, मास्क कैसे अच्छा मास्क बनाना है उन लोगों ने उसको सीखा। और करीब 20 महिलाओं ने लॉकडाउन के पहले फेज में करीब 25-30 हजार क्वालिटी मास्क तैयार किए। तो जिसको हम वंचित वर्ग कहते हैं, जिनको ये जरूरत थी कि लोग ये सोचते थे कि गांव में तो आपको मास्क बांटने पड़ेंगे, एक गांव की महिला समूह ने थोड़े से उनको सपोर्ट ट्रेनिंग देने से कुछ उनको हमने शुरू में कपड़ा खरीद के दिया कि जब आपके मास्क बिक जाएंगे तो आप संस्था को उसको वापस कर दीजिएगा उतना पैसा। तो मुझे ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि एक छोटे से गांव ने 25,000 मास्क तैयार किए, और इन मास्क को हैदराबाद के हॉस्पिटल्स ने खरीदा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खरीदा, यहाँ तक कि तेलंगाना पुलिस ने इन मास्क को खरीदा। इतनी अच्छी क्वालिटी इन मास्क की है, डबल लेयर मास्क। और बाजार में जिसकी कीमत 150 रुपया है जिस मास्क की, इन महिलाओं ने उसको 20 रुपया में तैयार किया और 25 रुपए में बेचा, केवल 5 रुपया प्रॉफिट। आप देखिए कितना बड़ा काम। जिस गांव को हम कहते हैं कि पिछड़ा है, गांव के लोग अनपढ़ हैं, पिछड़े हैं, उन्होंने कितना अच्छा काम ये किया लॉकडाउन में, थोड़े से मदद से। उन्होंने अपने घर रोजी रोटी का भी काम किया, उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े लॉकडाउन में, और कितनी बड़ी सेवा की। और इस गांव के लोगों ने बहुत से आसपास के गांव के गरीब लोगों को मुफ्त में मास्क बांटे, ये और बड़ा काम किया। तो एक तरफ हम उनको वंचित कह रहे थे, लेकिन वंचित नहीं, ये सबको दे रहे थे। ये डॉक्टर्स को भी दे रहे थे, क्योंकि उनको 150 रुपए का मास्क 25 रुपए में मिल रहा है, तो उनका भी 125 रुपए का दान ही समझिए उसके लिए भी। पुलिस के बहुत से कांस्टेबल्स को इन्होंने मुफ्त में वो दिया, मास्क बांटे। अच्छा। तो ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी भी जब जब मास्क की रिक्वायरमेंट आती है तो वो लोग मास्क बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे और भी बहुत से काम किए उन लोगों ने, लेकिन एक उदाहरण बताना काफी है कि मैंने पहले ही कहा था, जिसको कोई काम करना है उसको कोई बहाने की जरूरत नहीं है, उसको केवल करना है। और जिसको नहीं करना है तो 100 बहाने लगा सकता है कि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, मेरे पास कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मशीन नहीं है, वो नहीं है। तो
ये हुआ। दूसरा, भोपाल से भी क्योंकि हम लगातार जुड़े रहे इस बीच, तो भोपाल के कुछ साथियों ने कहा कि भोपाल में भी बहुत कुछ झुग्गी बस्तियां ऐसी हैं जहां मतलब खाने के लिए भी भोजन नहीं है और उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो भोपाल में पूरे लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने एक मुफ्त की रसोई चलाई और यहाँ पे एक जीवन सार्थक ग्रुप है युवाओं का। उसमें मतलब आप समझिए करीब 300-400 युवा जुड़े हैं मध्य प्रदेश के, और ये सब कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की, कोई MBA कर रहा है। ये सब पढ़ने वाले या जस्ट पास आउट बच्चे हैं। सबकी उम्र मेरे ख्याल से 22 साल से लेके 30 साल के बीच में है और बड़ा अच्छा नाम रखा है जीवन सार्थक ग्रुप। तो इन्होंने कहा कि सर संसाधन हमारे पास नहीं है लेकिन वॉलंटियर बहुत हैं, हम खाना बना भी लेंगे और उसको बांट भी देंगे लोगों में। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, तो फिर आपको खाने का सामान हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए शुरुआत में हमने कहा कि ठीक है, आप 50,000 का राशन हमारी तरफ से खरीद लीजिए, और बाकी साथियों को हमने अपील किया तो किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, किसी ने 10,000, ऐसे करके मुझे लगता है कि रोजाना 200-250 लोगों का खाना ये बच्चे बनाते थे और पैकेट बना के उन झुग्गी बस्तियों में अपने हाथों से बांटते थे। और इन बच्चों ने 2-3 महीना ये काम किया, कोई चार्ज नहीं किया, पेट्रोल भी अपना अपने घर से फूंका। इन्होंने केवल हम लोगों से दाल, चावल, सब्जी, बस उसका पैसा लिया और खुद ही उसको बनाया और बांटा। तो भोपाल में भी ये काम लगातार, जब तक पूरी तरह से वो कर्फ्यू वाला माहौल था, घर से लोग नहीं निकल सकते थे, तो ये वो रहा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हमने की। ये छोटी छोटी 2-3 उदाहरण मैंने आपको दिए। इसके अलावा तो मुझे लगता है कि अब तो उदाहरण है। तो सर वही मैं कह रही थी कि ये इतने सुंदर उदाहरण है कि आत्मनिर्भरता की बापू हमेशा बात करते थे कि आपको अपना काम स्वयं आना चाहिए। और वो महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर जरा सा मार्गदर्शन मिले तो आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत मुश्किल नहीं होती है। और उन्होंने दूसरों की मदद भी इसलिए क्योंकि सरल है उनका मन और जीवन, तो वो दूसरों की मदद भी कर पाए आगे होकर। और इसी तरह एक युवा पीढ़ी जो हमेशा शायद अपने ही जिंदगी में व्यस्त रहती थी, इस दौर के दौरान उन्होंने आगे बढ़कर दूसरों की जो मदद की, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ आप लोगों के मार्गदर्शन में जो उन्होंने ये काम किया, तो वो काफी कुछ सीख पाए इस जिंदगी में, इस एक्सपीरियंस से। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और ऐड करूंगा कि इसमें सारा क्रेडिट हम खुद नहीं लेंगे, इसमें क्रेडिट हम गांधी को भी देंगे। वो गांधी को इसलिए देंगे कि जो तेलंगाना का गांव जहाँ की महिलाओं ने ये काम किया, वहां भी हम लोगों ने एक छोटा सा गांधी ग्राम सेवा केंद्र बनाया पहले। तो उसका नाम ही गांधी ग्राम सेवा केंद्र है। उसमें गांधी जी की एक बहुत अच्छी छोटी फोटो लगी है। और ये सब महिला पुरुष जब वहां आते थे तो उस बहाने वो गांधी के बारे में भी जाने। तो इस वजह से गांधी की प्रेरणा भी उनको कर रही थी। और जो ये भोपाल के बच्चे मैंने बताया, ये हमारे साथ जब हम भोपाल में थे और उस आदिवासी गांव में, तो वहां ये बच्चे पहले उस आदिवासी गांव में जा चुके थे। वो यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर है, मड़ई के पास। वहां ये बच्चे 2-3 दिन रुके भी और इन्होंने गांधी ग्राम सेवा केंद्र मध्य प्रदेश का जो उस आदिवासी गांव में है, वहां से इन लोगों ने ये सीखा था। तो ये R.K. पालीवाल का क्रेडिट इसमें नहीं जाएगा, इसमें गांधी का बहुत बड़ा योगदान इन दोनों चीजों में है, जो उन महिलाओं ने किया बेंगलुरु की और ये भोपाल के जो इन बच्चों ने किया। तो मुझे लगता है कि गांधी तो मध्यस्थता बहुत जरूरी होती है, मुझे लगता है। तो आपने वो मध्यस्थता की, बापू को उनसे जोड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये कह सकते हैं। और मुझे लगता है ये काम हर पीढ़ी को करना होगा, क्योंकि मैंने भी गांधी को नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला जिन्होंने गांधी को देखा, जो गांधी के साथ रहे। तो उनके माध्यम से मैंने गांधी को जाना। मेरे माध्यम से आज आपके बहुत से साथी जानेंगे। ये युवा साथी जिनका मैंने जिक्र किया, जीवन सार्थक ग्रुप है, इनका बहुत अच्छा ग्रुप है ये भोपाल मध्य प्रदेश का।
इन्होंने जाना, तेलंगाना के गोंगलूर गांव के लोगों ने जाना। तो मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि मेरे से गांधी को जान के आपको भी अगली और छोटी वाली पीढ़ी को गांधी को बताना है। ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, हर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही सर कह रहे हैं सर, संस्कारों की तरह हमें ये विचार भी अपनी अगली पीढ़ी को देने होंगे ताकि वो गांधी को और बेहतर समझ सकें और उसको अपने जीवन में उतार सकें। बिल्कुल। तो मुझे अब लगता है सिद्धार्थ दीपक के पास कुछ सवाल भी होंगे। नहीं, अभी सिद्धार्थ का एक सवाल बाकी है। सिद्धार्थ के 2 सवाल हो गए। गांधी होते तो क्या करते? तो गांधी होते तो यही करते, मुझे जैसा लगा, क्योंकि मैंने वही किया। शायद जो गांधी करते तो ये हो गया। दूसरा, युवाओं से गांधी को कैसे जोड़ें, ये उदाहरण के साथ मैंने आपको बता दिया। गांधी की प्रासंगिकता का प्रश्न, जो पहला प्रश्न इनका था, उसको सबसे बाद में लेते हैं। उसके बाद आप प्रश्न मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा सबको उसका उत्तर दे सकूं। गांधी की प्रासंगिकता आज और ज्यादा है। इसलिए और ज्यादा है कि अब से 100 साल पहले शायद समाज ज्यादा बेहतर था, उतना स्वार्थी नहीं था जितना आज है, भौतिकता उतनी नहीं थी, प्रकृति के नजदीक था, कृत्रिमता उतनी नहीं थी, आर्टिफिशियल लाइफ नहीं थी, एसी में नहीं रहता था। तो ये सारी चीजें मिलके गांधी की प्रासंगिकता आज बढ़ाते हैं। उस समय समाज में ब्रिटिशर्स की हिंसा थी कि वो भारतीयों को मारपीट करते थे, लेकिन भारत के लोग आपस में एक दूसरे को उस तरह की मारपीट नहीं करते थे जो आज देखिए रोड रेज हो रहा है कि इसने गाड़ी मेरे से आगे कैसे निकाल लिया, उसी पे मर्डर हो गया। ये तो अनहर्ड चीजें थी पहले। तो जैसे जैसे हिंसा बढ़ेगी, जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ेगा, जैसे जैसे कृत्रिमता बढ़ेगी, जैसे जैसे भौतिकता बढ़ेगी, जैसे जैसे संबंधों में खटाइयां बढ़ेंगी, वैसे वैसे गांधी प्रासंगिक होते जाएंगे, क्योंकि गांधी सबको जोड़ते थे, सादगी से रहना सिखाते थे। इसमें मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग दूंगा। यही प्रश्न अब से करीब 20 साल पहले, लगभग एग्जैक्टली 16 साल पहले, 2004 में बाबा आमटे से मैंने पूछा था। बाबा आमटे गांधी जी के साथ रहे और गांधी जी से ही उन्होंने सेवा का व्रत लिया था। तो मैंने उनसे कहा था कि बाबा, आजकल तो बहुत लोग कहते हैं कि अब गांधी उतने प्रासंगिक नहीं रहे और शायद आने वाले समय में गांधी और कम प्रासंगिक हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, आप देखिएगा, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि वो समय भी बहुत बीमार थे और कुछ साल बाद उनकी डेथ भी हो गया था। तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि आपके समय में गांधी ज्यादा प्रासंगिक होंगे और आपकी अगली पीढ़ी के समय में और ज्यादा प्रासंगिक होंगे। तो पिछले हफ्ते इसी मुद्दे पे मेरा लगभग 1 घंटे का एक लेक्चर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के लिए। वो पूरा यूट्यूब पे उपलब्ध है, मैं किसी को आपको लिंक दे दूंगा। तो वो गांधी की वर्तमान प्रासंगिकता पे ही फोकस था। वो आप पूरा 40-45 मिनट का है, आप उसको सुन सकते हैं। तो इसको मैं यहीं पे बंद करता हूँ, है ना, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 5 बजे तक का समय है ना आपका। 5 बजे तक का करना है हमको समय? नहीं सर। तो अब आप बाकी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, जो भी प्रश्न आपके साथियों के हैं। दीपक है हमारे साथ, तो दीपक आपके पास कुछ सवाल होंगे? जी 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 बिल्कुल जी। तो बच्चों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि भोपाल के पास एक गांव है जो आपने गोद लिया हुआ है, छेड़का नाम है गांव का, मैं भी जानता हूं क्योंकि, और अभी आपने हैदराबाद में भी एक गांव का एग्जाम्पल लिया जो आपने गोद लिया है। तो ये गांव का इलेक्शन आप कैसे करते हैं? आप कैसे चूज करते हैं यहाँ ये वाले गांव में काम करना है और यहाँ जाना चाहिए हमें? तो क्या कुछ फॉर्मूला है, कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया है भी और नहीं भी। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि पहले हम लोग भी हिट एंड ट्रायल करते थे, लेकिन पिछले 20 साल में करीब 4 गांव इस तरह से हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पहला गांव गुजरात में था, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तेलंगाना। और ये हमने जानबूझ के इसलिए किया है कि हम ये देख सकें
कि भारत में किस तरह के गांव हैं अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ी गांव की समस्या अलग होती है, मैदानी गांव की समस्या अलग होती है, जंगल के गांव की समस्या अलग होती है। तो हमने ये जो 4 गांव चुने, इसमें एक को आप पहाड़ी गांव कह सकते हैं कि जो समुद्र तल से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पे है, जो सह्याद्री हिल्स हैं, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, वहां पे ये पहाड़ी गांव है। दूसरा ये छेड़का में, ये बिल्कुल जंगल के लगभग बीच में आदिवासी गांव है। तो ये एक बिल्कुल अलग कैटेगरी का गांव है। उत्तर प्रदेश का तीसरा गांव 2 नदियों के बीच में जो जमीनें होती हैं, रेवाइंस जिनको बोलते हैं, जैसे चंबल की रेवाइंस हैं, जहां पे ज्यादातर डकैत लोग रहते हैं, है ना। तो ऐसा चुनौती वाला गांव जो चंबल और यमुना के बीच का जो रेवाइंस है, वहां का एक गांव कि जहां दिन में भी शहर के लोग जाने में डरते हैं, ऐसा गांव एक चुना। और तेलंगाना का जो गांव है, ये एक मैदानी गांव है, प्लेन का जो गांव होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो लगभग पूरा भारत घूमा है, पूरे भारत में लगभग 4 तरह के ही भौगोलिक दृष्टि से गांव मिलते हैं। पहाड़ के गांव, पठारी आदिवासी गांव, जंगल के गांव, और नदियों के मुहाने के गांव, और चौथे मैदान के गांव। तो इन चारों के थोड़े थोड़े अलग अलग फार्मूला हैं। तो वो आप लोग चाहेंगे तो वो थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, लेकिन मेरे पास कुछ पीपीटीज वगैरह हैं थोड़ी बहुत इसकी। गांव का चुनाव करने में जो 2-3 बड़े मुद्दे आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो गांव ऐसा हो जो थोड़ा दूर दराज का गांव हो, जहाँ पे चुनौती थोड़ी ज्यादा हो। क्योंकि अगर भोपाल के आसपास का कोई गांव आप चुनेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपया एकड़। तो अगर किसी ने आधा एकड़ जमीन बेच दी, 50 लाख रुपया उसको मिल गया, तो उसको आप क्या सेवा करेंगे उसकी? उसको तो आप कुछ गलत काम करने से रोकने के लिए बस कहना पड़ेगा, है ना। तो आप थोड़ा दूर जाइए। गांधी तो कहते थे कि बड़े शहर से 100 किलोमीटर दूर जाइए अगर आपको गांव की सेवा करनी है। तो ये गांधी ने कहा, और गांधी अपने लोगों को भेजते थे बड़े शहरों से 100 किलोमीटर दूर दराज के गांव में। मैंने उसको थोड़ा कम कर दिया बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो 50 किलोमीटर दूर। तो किसी भी बड़े शहर से 50 किलोमीटर दूर गांव का चुनाव करें। कोशिश करें कि गांव का सरपंच थोड़ा जागरूक किस्म का हो, क्योंकि आपको सारे काम सरपंच के माध्यम से करने पड़ेंगे। अगर सरपंच ही गड़बड़ है तो आपका शुरुआती बाधा आ जाएगी, और हम लोग तो उससे निपट लेते हैं, लेकिन आप लोग नहीं निपट पाएंगे शुरुआत में। तो ऐसा गांव चुने जहां का सरपंच भी थोड़ा प्रगतिशील है और चाहता है कि कुछ अच्छा काम उसके गांव में हो। और तीसरा ये ध्यान रखिए कि उस गांव में बीपीएल परिवारों की संख्या भी अच्छी खासी हो, जिनकी आप मदद कर सकें। मान लीजिए आपने ऐसा गांव चुना जिसमें सब खाते पीते लोग हैं, अच्छे वेल टू डू किसान हैं, तो वहां आपके काम करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में आप ये 3 चीजें अगर ध्यान में रख के, 4 मान लीजिए, 50 किलोमीटर के आसपास दूरी हो, दूसरा वहां का सरपंच एक जागरूक व्यक्ति हो जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है, और तीसरा वहां पे गरीबों की संख्या भी ठीक ठाक हो। तो ये 3 चीज आप अगर ध्यान रख लेंगे। और बाकी मैं हूं ना, अब तो एक वो कौन सी फिल्म भी थी इस तरह की, ऐसी फिल्म थी ना, मैं देखता नहीं हूँ बट नाम सुनता हूँ। यही नाम था ना? जी यही नाम था। यही नाम था। मैं हूं ना। सो मतलब युवाओं के लिए मैं हूं ना। So that way, any hurdle, because I am available on Facebook, WhatsApp, phone, personally. So anybody can come for this purpose. Great, sir. I'll feel grateful, very happy if somebody asks that kind of guidance from me. बिल्कुल सर। मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा सर। जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको अगला गाल आगे बढ़ा देना चाहिए।
लेकिन कलयुग में क्योंकि लोग बदल चुके हैं, प्रवृत्ति बदल चुकी है, तो क्या ये अभी भी हमें करना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि देखिए, किसी भी युग में नैतिक मूल्य नहीं बदलते। जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं वो किसी युग में नहीं बदलते। युग बदलने को जो हमने कहा है कि सतयुग से कलयुग, वो इसलिए कहा है कि सतयुग में देखिए मतलब उसमें भी कुछ राक्षस तो तब भी होते थे, सतयुग में भी, लेकिन उनकी संख्या कम होती थी, इसलिए उसको सत्य का युग कहा गया कि अधिकांश लोग सत्य के साथ थे। उसके बाद त्रेता द्वापर की बात नहीं करेंगे, सीधे कलयुग पे आ जाते हैं। जी। तो कलयुग में ये कहा गया कि भौतिकताएं ज्यादा बढ़ेंगी, तो वहां गलत लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसको कलयुग कहा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग में सतयुग के जो फॉर्मूले हैं कि सच बोलना, क्या आप ये कहेंगे कि आजकल सच बोलना उचित नहीं है? क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे ना? नहीं कहेंगे। इसी तरह से अहिंसा को गलत तो नहीं माना जाएगा, हिंसा को उचित तो नहीं ठहराएंगे। बिल्कुल। तो गांधी को भी हम गलत नहीं ठहराएंगे। और ये जो गाल पे तमाचे वाली बात है, ये प्रतीक होते हैं, सिंबॉलिक। इनका आप गहरा अर्थ, जैसे एक कवि कविता लिखता है तो उस कविता का सतह का कुछ अर्थ अलग दिखता है, लेकिन जब आप बार बार, तीसरी बार, चौथी बार उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कवि तो कुछ और भी कहना चाह रहा है। तो वो चौथी पांचवी बार में आपको अच्छी कविता चौथी पांचवी बार में ठीक से समझ में आएगी, और हो सकता है 10 बार पढ़ने से भी ठीक में समझ में ना आए। तो बड़े लोग जब कोई कहावत कहते हैं तो उसको भी हमको बार बार सोचना चाहिए कि क्यों कहा होगा। उनका कहना ये था कि अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो जनरली सामान्यतः क्या होता है, आप प्रोवोक होते हैं, आप उसको 2 थप्पड़ मारते हैं। गांधी आपका शुभचिंतक है, उसको पता है कि आप गुस्से में 2 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन उसके बदले में वो 4 घूंसे मारेगा और आपको गोली भी मार सकता है। तो वो आपको वो मरने से बचाना चाहते थे और उसको जेल जाने से बचाना चाहते थे। तो उसने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके बाद उसको लगेगा कि ये तो गलत किया। जब आप दूसरा गाल करेंगे कि भाई एक और मार दे, तो उसको वो शर्मिंदा होगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो लोग यहीं पर रुक जाते हैं कि गांधी ने कहा एक थप्पड़ मारो, दूसरा मार दो। तो उसके आगे जाइए कि गांधी ने ऐसा क्यों कहा। वो दोनों को शांत करना चाहते हैं, वो दुश्मनी को परमानेंट होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए गांधी ने ऐसा कहा। तो उसका सतही अर्थ मत लीजिए, गांधी की बात को डूब के समझिए कि गांधी ऐसा इसलिए चाहते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से बच्चों को ये गहराई आज पता चली होगी और वो ये आगे भी अपनी जीवन में उतार पाएंगे। मैं अगला सवाल लूंगा क्योंकि आप इंडियन रेवेन्यू हैं और इतने बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि मुझे जस्ट ए मिनट में थोड़ा एडजस्ट कर लूं कि मेरा धूप आ रही है मेरे चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा ठीक है, वो धूप सामने से आ रही थी तो जी। यस, नाउ इट इज फाइन। जी, तो आप क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, इंडियन रेवेन्यू हैं, काफी बिजी रहते हैं आप। उसके बाद आप लेखन में काफी टाइम देते हैं अपना, आप इतना पढ़ते हैं, गाँव के लिए इतना काम करते हैं, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या फॉलो करते हैं? टाइम टेबल आपका क्या है और आप क्या फॉलो करते हैं उसको? अगर मैं ये कहूं कि मैं बिल्कुल बिजी नहीं रहता, क्या आप विश्वास करेंगे? मैं वास्तव में बिल्कुल बिजी नहीं रहता, मेरे पास बहुत खाली समय है। ये भी एक ना करने का बहाना है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। ओके। प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कोई व्यस्त नहीं है, वो भी बहुत से काम कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पास भी बहुत काम है। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा कोई व्यस्त है। और मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं कि इस सब के बाद भी मेरे पास बहुत समय रहता है, तभी तो मैं आपके साथ बैठा हूं। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट, यस, इस पे मैं जरूर बताऊंगा।
एक आई थिंक IIM बेंगलोर के प्रोफेसर वाई लेले, उनका एक किताब है टाइम मैनेजमेंट। ओके। आप लोग उसको पढ़िए। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही, मैं तो खैर उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने ये कहा कि लोग ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम ही टाइम है वो भी कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए जरा सोचिए किसी दिन, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ आवर बर्थ टिल आवर लास्ट ब्रेथ, व्हाट इज देयर? ओनली एंड ओनली टाइम। व्हाट ए प्लेंटी रिसोर्स यू हैव। आपकी सैलरी है वो खत्म हो जाती है, आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। टाइम जैसे ही 24 आवर खत्म होता है, अगले दिन 24 आवर इज रेडी। आज का दिन खत्म होने से पहले कल का शुरू हो जाता है। हाउ वी कैन से वी डोंट हैव टाइम? सो दिस इज टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना शेड्यूल कैसे रखते हैं। आप एक चार्ट बनाइए कि आप सुबह से रात तक क्या करते हैं, और इसको एक दिन नहीं, लगातार 7 दिन बनाइए। फिर 8वें दिन आप रिव्यू कीजिए कि इसमें कितना टाइम आपने वेस्ट किया। तो आप पाएंगे कि 8 घंटे का सोना निकाल दीजिए, 16 घंटे का जो समय था उसमें से लगभग 8 घंटे 50% हम फालतू चीजों पे डिवोट करते हैं। जैसे कुछ लोगों के केस में मिलेगा कि उन्होंने रोजाना अखबार पढ़ने में 2 घंटा वेस्ट किया, और अगले दिन कहते हैं कितना खराब अखबार था, कोई खबर ढंग की नहीं, दिमाग और खराब हो गया। क्यों भाई, वो 2 घंटा क्यों खराब करते हो जो दिमाग भी खराब करता है आपका? बहिष्कार करो उन अखबारों का। ठीक है, कोई कहेगा, कुछ लोग हैं आपके हफ्ते में 2 बार फिल्म देखने जाते हैं, मिनिमम 5 घंटा खराब करते हैं, आना जाना फिल्म देखना, और निकलेंगे सर में दर्द हो गया, आधा भी देखना मुश्किल था। 90% फिल्म में आप ये कहते हैं। क्यों भाई, क्यों देखते हो? जब उसके अच्छे अच्छे रिव्यू आ जाएं तब देख लो, पहले दिन पहला शो क्यों देखना है? तो आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जहां पे आपको लगेगा कि अनफ्रूटफुल टाइम, आप गॉसिप, जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि फोन आया किसी का, आधा घंटा गॉसिप में हमने क्या किया, इसकी बुराई की, उसकी बुराई की। बड़ाई तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि गांधी की भी बुराई करते हैं लोग। तो गॉसिप में यही होता है, और लोगों के पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, गांधी की बुराई करेंगे, दीपक की बुराई करेंगे, RK पालीवाल की बुराई करेंगे, किसी की भी बुराई करेंगे, और बाद में कहेंगे अरे 1 घंटा खा गया उसका। 7 दिन लगातार देखिए। हो सकता है पहले दिन आपने किसी गलत चीज पे टाइम वेस्ट किया, दूसरे दिन किसी दूसरी चीज पे, एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड अमेंड योर हैबिट्स लिटिल बिट अकॉर्डिंगली। लेकिन आपके पास फिर खाली समय हो जाएगा 5-6 घंटे का, फिर आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं। तो उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छी रचनात्मक हॉबीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी। किसी गांव में जाना पड़ेगा, कोई अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी साथ साथ बनाइए। सो आई ट्राई टू बैलेंस दिस वे टू कट शॉर्ट। इफ अगर मैं कहूं कि पिछले 5 साल से या 8 साल से मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आए कैसे वो बस लात घुसे नहीं चलते, बाकी सब हो जाता है। तो उसको क्या देखने से हमको मिल रहा है ये बताइए। अखबार लगभग पढ़ना बंद कर दिया है मैंने कई साल से। फिल्में 10-15 साल से नहीं देखी। कोई बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, कुछ मेरे ऐसे फिल्म डायरेक्टर भी हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं इस बार हमने अच्छी बनाई है। मतलब हर तो उनकी भी नहीं देखते, लेकिन कभी कभी कहते हैं इसको देखिए, ये आपके टेस्ट की है, तो वो देख लेता हूँ, लाइक दैट। तो आपको मतलब बहुत, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल 7 दिन आपको जस्ट जोट डाउन करना है 5 मिनट्स एवरी डे। सुबह से जैसे ही आपकी आंख खुली वहां से लेके आपने क्या किया। बहुत तेजी और बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया सर आपने टाइम मैनेज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है।
आई थिंक ये केवल बच्चों को ही नहीं, हमें भी एक बार फॉलो करके देखना चाहिए, तो हमें भी पता चलेगा हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ टाइम हमें मैंने तो ऑलरेडी दिमाग में कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था कि अच्छा मैं यहाँ टाइम वेस्ट करती रहती हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक अब टाइम में होने वाला है, तो अगर सिद्धार्थ सर के पास कुछ सवाल हो या वो कुछ पूछना चाहे तो। सर यू आर ऑन म्यूट। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी हाँ। इतना एंगेजिंग टॉपिक है और इतना मतलब इन्वॉल्व होने वाला टॉपिक है, तो मेरे 2 सवाल हैं और मैं ये मौका जाने नहीं देना चाहता था। सर आप शॉर्ट में भी जवाब दे सकते हैं, पर पहला सवाल ये है, एक्चुअली पर्सनली ये थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लगता है मुझे कि सोशल मीडिया पे एक तरीके से जो कैंपेन चलता है, और हम अभी खासकर अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी की छवि को सोशल मीडिया के कैंपेन्स के चलते कुछ क्षति पहुंची है और कुछ भ्रांतियां उससे जन्म लेती हैं जो जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, पर यूथ अगेन जो हमारा सोशल मीडिया पे रहता है, वहाँ काफी टाइम स्पेंड करता है, तो वो ऐसे कैंपेन से होने वाले भ्रम से कैसे बच सकता है? तो एक तो ये, हालांकि गांधी नहीं पर सोशल मीडिया ने तो नेहरू, अंबेडकर, मतलब सब किसी को भी नहीं बख्शा है, पर क्योंकि आज हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो मीम्स चलते रहते हैं सिद्धार्थ जी। मैं आपने जो कहा मैं उसको थोड़ा सा बस ऐड करूंगी कि बहुत सारे मीम्स बनते हैं और यंगस्टर्स बहुत ज्यादा मीम्स पर कई बार ट्रस्ट भी कर लेते हैं या कई बार उसको तो फैलाते तो हैं, तो वो भ्रांतियां तो जरूर मुझे लगता है मीम्स के सहारे फैलती हैं बहुत ज्यादा। जी, तो एक तो ये सर, और दूसरा एक गांधी जी की जो विचारधारा थी, और अगर ये एक शूमाकर जी जो एक बड़े फिलोसोफर ऑथर हुए हैं जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल की एक अवधारणा दी थी, तो हम जो अभी आज का जो हमारा इंडिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉर्पोरेट का जो क्लस्टर है वो लार्ज कंग्लोमरेट बने हैं, जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बड़े बड़े मतलब जाइगेंटिक सेंटर्स बन चुके हैं, एनसीआर रीजन लें, बैंगलोर लें, तो ये बड़े बड़े क्लस्टर बने हैं, बजाय इसके कि जो एक गांधी जी की विचारधारा थी कि समांतर और यूनिफॉर्म और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के साथ साथ लगातार एक यूनिफॉर्म तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों पे सर आपके विचार जरूर जानने थे, और क्या आपको लगता है? या पहला, सोशल मीडिया पे गांधी की इमेज को धूमिल करना, मैं तो ये मानता हूं कि जैसे कहावत है कि आसमान पे थूकने से क्या होगा, गांधी की इमेज को खराब करना असंभव है। गांधी क्या, किसी भी बड़े व्यक्तित्व की इमेज को धूमिल नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए ये संभव है कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है, तो लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ घंटे के बाद फिर से वो निकल के आता है। आप अगर गांधी को कहाँ कहाँ खत्म करेंगे, गांधी तो वैश्विक हो गया। यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल पीस डे बना लिया। नोबेल प्राइज एकेडमी कई बार राइटिंग में माफी मांग चुकी है कि हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हम गांधी को रहते हुए नोबेल प्राइज नहीं दे पाए, अदरवाइज नोबेल प्राइज की वैल्यू बढ़ जाती। आइंस्टीन से बड़ा साइंटिस्ट उनके बाद कोई नहीं हुआ। वो ये कह गए कि इस धरती पे गांधी जैसा आदमी होना, दूसरा आदमी होना असंभव सा है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में वो व्यक्ति था और इस धरती पे चल रहा था। तो जिसके सपोर्ट में, जिसको दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े पादरी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के, क्रिश्चियंस के खिलाफ गांधी लड़ रहे थे, और वहां के पादरी ये कहते हैं कि क्राइस्ट के बाद दूसरा सबसे अच्छा ईसाई अगर कोई मुझे लगता है तो वो गांधी है। दादा अब्दुल्ला जिसकी नौकरी करने गांधी गए थे,
वो ये कहते थे कि मुझे सबसे अच्छा मुसलमान अगर कोई लगता है तो महात्मा गांधी है। हिंदू तो वो खुद को कहते ही थे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई धूल फेंके तो उसका उसका कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि दूरगामी असर होगा। और उसी के लिए मैंने गांधी की चार्जशीट नाटक उसी के ऊपर लिखा। कल उसका गांधी भवन में मंचन भी हुआ है जी। उस नाटक का। तो वो छोटा सा नाटक है, मुश्किल से 30-40 पृष्ठों का, और वो भी फेसबुक पे मैंने जानबूझ के मुफ्त में सबको उपलब्ध कराया है PDF के रूप में, जिससे कि ये सारी भ्रांतियां उस 30 पेज में सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। उसमें 10-11 आरोप गांधी के ऊपर अलग अलग कोनों से लगते हैं। जैसे कुछ बंगाली मित्र कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने दबाया, कुछ गुजरात के लोग कहते हैं कि पटेल जी के साथ अन्याय किया, कुछ उल्टा भी कहते हैं कि पटेल जी को फेवर किया। तो दोनों तो आरोप सही नहीं हो सकते भाई। मैं ये कहूं कि दीपक, कोई ये कहे कि एक व्यक्ति कहे दीपक को मैं फेवर करता हूं, दूसरा कहे मैं दीपक को हरेस कर रहा हूं, तो दोनों संभव कैसे होगा। भगत सिंह के बारे में पंजाब में कुछ लोगों ने कहा, जबकि भगत सिंह के पिता गांधी को इतना मानते थे, भगत सिंह खुद गांधी को मानते थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी को इतना मानते थे कि राष्ट्रपिता पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो जो व्यक्ति गांधी को राष्ट्रपिता कह रहा है कि ये केवल अपने 4 बेटों के पिता नहीं, पूरे राष्ट्र के पिता हैं, और कोई व्यक्ति ये कहे कि सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नुकसान किया, जबकि सुभाष चंद्र बोस उनको इतना सम्मान देते थे। तो ये सब भ्रांतियां, कई बार क्या होता है ना, जो आदमी काम नहीं करना चाहता या जो ऊंचा नहीं उठना चाहता, वो दूसरों को नीचे लाना चाहता है, जिससे कि सब कीचड़ में आके बराबर हो जाएं और ये ना रहे कि भाई ये तो हमसे बहुत आगे निकल गए। तो ये कुछ ईर्ष्यावश करते हैं, मतलब तरह तरह के कुछ लोगों का अपना एजेंडा हो सकता है जी। लेकिन इसमें कमी युवाओं की भी है कि उन्होंने गांधी को नहीं पढ़ा, और वो इसीलिए वो नाम चला है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो अगर व्हाट्सएप से पढ़ेंगे तो भाई यही सीखेंगे, मतलब इसीलिए मैंने शुरू में क्यों कहा था, दैट इज वेरी रिलेवेंट, कि गांधी को पढ़िए, उन लोगों को पढ़िए जो गांधी के साथ थे, जो गांधी के साथ काम कर रहे थे। और छोड़िए, उस समय भी गांधी जी के कुछ विरोधी थे, अंग्रेज विरोधी थे, गवर्नर जनरल वायसराय उनके विरोधी थे, उनको पढ़िए, वो गांधी की तारीफ करते हैं। मतलब चर्चिल जो वहां के प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के उस समय, वो कहते हैं कि अगर ये आदमी, ये दीपक के भी सवाल का जवाब है, एक गाल पे थप्पड़ दूसरे पे क्यों नहीं, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि गांधी थोड़ी सी हिंसा करें, क्योंकि ये थोड़ी सी हिंसा करेंगे तो हम तोप से उड़ा देंगे इनको, और हम पे कोई आरोप नहीं लगाएगा कि भाई गांधी जी ने हम पे रिवॉल्वर ताना था तो हमने उनको तोप से उड़ा दिया। लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसा है कि इनको हम एक डंडा मारें तो ये कहेगा नहीं भाई तुम मुझे 2 डंडे मारो, तो पूरा विश्व हम पे थूकेगा। ये शब्द चर्चिल के हैं। तो बोला हमें समझ में नहीं आता हम इस व्यक्ति से कैसे निपटे। तो ये गांधी है, मतलब जिसके विरोधी उसको कह रहे हैं कि हमने ऐसा इंसान नहीं देखा, हम चाहते हैं ये थोड़ी सी भी हिंसा करे तो हम निपट लेंगे इससे, क्योंकि हम जानते हैं हम हिटलर से निपट रहे हैं, हम जापान से निपट रहे हैं, हम सबसे निपट रहे हैं जो भी हिंसा करता है, क्योंकि हमारे पास बड़ी हिंसा है, हमारे पास एटम बम है, तो हम सबसे निपट लेंगे। बट ये आदमी तो हिंसा ही नहीं करता, इसके तो गाल पे थप्पड़ मारो तो कहता है इधर की मार दो, तो हम शर्मिंदा होते हैं। पूरी दुनिया के अखबार हमारे खिलाफ निकालते हैं कि तुम लोग गांधी को तंग कर रहे हो, गांधी के लोगों को तंग कर रहे हो। तो इसका ये उत्तर। ये दूसरा प्रश्न आपका था इसी से जुड़ा हुआ, क्या था वो, जरा दोबारा रिपीट करेंगे? सोशल मीडिया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यस। इसके लिए तो कोरोना को भी शुक्रिया कहा जाएगा कि कोरोना ने जहां जितने ज्यादा लोग रहते थे, जितना क्लस्टर था, वहीं ज्यादा समस्याएं पैदा की। और आप देखिए मजदूर छोड़ के गांवों की तरफ आ गए, तो
इससे एक रुझान आया है। और अब तो भारत सरकार ने भी कहा है कि भाई ग्रामोद्योग, तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी जब हर व्यक्ति छोटा छोटा काम अपना करेगा। स्टार्टअप तो देखो इसके पहले ही शुरू हो गया था, तो स्टार्टअप का भी पर्पस वही था कि ये चीजें ठीक से आगे बढ़े। तो कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है क्या? सर आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, तो मुझे लगता है ये तो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा हैंग हो गया, बट आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा कोरोना वो रिजॉइन हो जाएंगे अपने आप 1 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी जी जी। लेकिन कितनी अच्छी बात है सिद्धार्थ, मतलब जाहिर सी बात है हम कई बार पढ़ नहीं पाते हैं और यंगस्टर्स तो और भी पढ़ने की चीजों में थोड़ा कम है। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बातें आज हम लोगों को पता चली कि हमेशा एक महान हस्ती को हमेशा हम एक पैरामीटर सेट कर देते हैं कि वो तो कुछ चमत्कारी पुरुष रहे होंगे, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उनमें भी फ्लॉज हैं और जो उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है गांधी जी ने, और वो हमें जानने को मिलता है कि मतलब लोगों को मॉरल बूस्ट होता है कि यार वो भी हमारे आपके जैसे ही लोग शुरू में रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं, बदलाव के लिए लड़ सकते हैं, तो हम लोग भी शायद खड़े हो सकते हैं और बदलाव के लिए बिल्कुल एकजुट होकर लड़ सकते हैं और हम ला सकते हैं वो बदलाव जो हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में या आसपास रहे। वाकई, और कुछ उनके लेसन्स आज भी कितने रेलेवेंट हैं इससे भी ये पता चलता है। और ऐसे अगर मान लीजिए जो मतलब एक्सपर्ट है किसी पर्सनालिटी पे, जैसे आज का सेशन हो ही रहा है, तो वो जिस तरीके से उस पर्सनालिटी और उनके उनके किए गए कामों को, एक्सपीरियंसेस को डिकोड करके रखते हैं सामने, उससे एक अलग ही लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट फील होता है। और वाकई मतलब ऐसे सेशंस मुझे तो लगता है कि हम मतलब सारे पर्सनालिटीज को इस तरीके से डिकोड करके रखने का भी काम कर सकते हैं, जो जिससे एक नया इंसाइट मिलता है। और खासकर यूथ जिनको सुनने और ऑडियो विजुअल तरीके से ज्यादा अच्छे से पकड़ा जा सकता है, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा यूथ के लिए ऑडियो विजुअली आई थिंक हमारे साथ। हाँ, दोबारा आया है, ये मैंने मोबाइल से लिया है दोबारा। जी जी बेहतर है। जी सर, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल। तो बेसिकली देखिए दोनों तरफ से है कि स्टार्टअप की पॉलिसी भी आई है और थोड़ा कोरोना ने भी हमको कहा है कि एक क्लस्टर में ना रहें, जितना दूर दूर रह के रहेंगे। तो मैं तो इसको कहता हूँ जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, ऐसे ही इंडस्ट्रियल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी। तो उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए गांधी जी ने एक बात और कही थी कि हमको हर चीज में, लोकतंत्र में हर चीज में सरकार या किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो हमारा अपना भी तो नागरिक कर्तव्य है कि हम भी इस दिशा में प्रयास करें और हम भी कोशिश करें थोड़ा थोड़ा कि हम भी थोड़ा गाँव की तरफ जाएं, कस्बों की तरफ जाएं, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि किसी हब के आसपास ही अपनी फैक्ट्री लगाएं, तो उसमें हमारा अपना स्वार्थ देखते हैं। अगर हम भी थोड़ा गांव की तरफ जाएंगे तो तभी कोई योजना सफल हो पाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे इतने ही सवाल थे, और भी बहुत, ये टॉपिक आपने ये ऐसा है, और पहले ही आपने कहा कि उनका व्यक्तित्व इतना विराट है कि हम लगातार बात करते रह सकते हैं, बट हालांकि समय को देखते हुए मैं वापस शर्बानी और दीपक जी को हैंड ओवर करता हूँ अभी के लिए। शर्बानी जी, ओवर टू यू। ओके जी। तो सर अभी हम लोग जब आप थोड़ा सा हमसे दूर हो गए थे तो मैं और सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल का जो यंगस्टर्स हैं, जो आज का हमारा हिंदुस्तान है, नई जनरेशन है, वो लोग ऑडियो विजुअल पे ज्यादा निर्भर हो गए हैं और वो बात समझते हैं। और आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त सोसाइटी को, जो इतने जो उनकी फिलॉसफीज हैं, जो हमारे महान लोग हैं जैसे गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसको डिकोड करके आसान भाषा में यूथ को समझाएं, ताकि वो उसको इम्बाइब कर सकें अपनी जिंदगी में और उस चीज को बहुत ज्यादा जैसे आपने कहा कि सतही तौर पर न देखकर उसका गूढ़ मतलब को समझ सके। तो मैं चाहती हूँ, मतलब आज का सेशन बहुत ज्यादा इनलाइटन
किया उस सेशन ने हम सबको भी, मेरे ख्याल से जितने लोगों ने आज अटेंड किया होगा उनको एक गांधी जी की एक अलग ही पर्सपेक्टिव पता चला, उनके थॉट्स के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें इतना समय दिया और गांधी जी को एक अलग तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और जाने से पहले मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगा आप लोगों से कि गांधी कहते थे कि कथनी करनी में हमारी अंतर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आज के सेशन का महत्व तभी होगा जब कम से कम इसको अटेंड करने वाले कुछ लोग ये संकल्प लें कि हमने जो सुना है या हम इसके बाद जो गांधी को पढ़ेंगे समझेंगे उस पे अमल भी करेंगे। और नहीं तो फिर ये हम सबके समय का ये भी एक दुरुपयोग लिस्ट में जो लोग उपयोग नहीं करेंगे वो अपने दुरुपयोग में इस 1.25 घंटे को भी लिख लें। और मैं भी फिर लिख लूंगा कि ये 1.25 घंटा मैंने भी गलत वेस्ट किया है। और ये जिम्मेदारी ये जो 2 युवा हैं सरबानी और दीपक, इनकी जिम्मेदारी है कि एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन युवा वास्तव में गांधी को जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। उन सबको हम छेड़का भी ले जाएंगे। और मध्य प्रदेश में सागर जिले में भी एक गांव हम लोग नया गांव शुरू करने जा रहे हैं। इतने जोशीले युवा हैं, देखते हैं कितना जोश से वो वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि कल ही मुझे कल एक गुड़गांव के का ग्रुप था, वो भी जो सब IITians एंड IIM के लोग हैं जो गुड़गांव की IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, डोनेट एन आवर। तो ये सारे युवा गुड़गांव बेस्ड रोजाना 1 घंटा गरीबों को देते हैं अपना, डेली ड्यूरिंग लास्ट 2 years। तो कल उनका भी वेबिनार था। तो वेबिनार में तभी एक्सेप्ट करता हूं जब मुझे रिटर्न गिफ्ट मिलता है। और रिटर्न गिफ्ट मेरा वही है कि कुछ युवा हमारे कामों से जुड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे जरूर आएंगे हमारे साथ और वो बिल्कुल आपके छेड़का भी जाना चाहेंगे और जो आप नए गांव की बात कर रहे हैं वहां भी जाना चाहेंगे। तो नहीं, जाना नहीं चाहेंगे, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। नहीं मतलब काम भी करेंगे वो जाके। बिल्कुल। काम करने ही जाएंगे वहां तो। बिल्कुल बिल्कुल जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी तरफ से भी। और बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन बहुत एनलाइटनिंग था, नए इनसाइट्स हमें पता चले और पर्सनली भी बहुत एनरिचिंग सेशन मेरे लिए था। और जरूर हम लोग रिटर्न गिफ्ट पे काम करेंगे दीपक के साथ, और कुछ एक कॉन्क्रीट प्लान अभी इसके बाद में बनाएंगे। और फाइनली एक अच्छा कोइंसिडेंस ये भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा का जो नाम है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा दिया गया नाम है। तो उस हिसाब से भी आज का सेशन एकदम बहुत अच्छा ये रहा। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपसे वापस जुड़ के काम करने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। Okay, thank you, Deepak. Okay, thank you. Okay. Yeah. Bye. Bye. Bye.